हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ आशीष। सो गाइस, आज हम बात करेंगे सब्सिडीज़ के बारे में। सब्सिडीज़ इस समय कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ में है। और हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है सब्सिडीज़ के तौर पर दिया जाता है। तो सब्सिडीज़ होता क्या है? सब्सिडीज़ जो है वो राज्य के द्वारा दिया जाने वाला एक तरफा आर्थिक लाभ होता है। आर्थिक लाभ, कैसा आर्थिक लाभ, किस तौर पे किस तरीके से दिया जाता है? तो आपने सुना होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस के बारे में सुना होगा कि गांव में, ग्रामीण इलाकों में या शहरों में भी 2 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं चावल ऐसे करके मिलता है। ठीक है ना? तो एक तो ये तरीका होता है कि सरकार जो है कम रेट पर चीज़ों को उपलब्ध कराती है, मतलब कम कीमतों पर वस्तुओं को उपलब्ध कराती है। दूसरा तरीका होता है कि पहल स्कीम, सुना होगा आपने। अ, और एक एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुना होगा आपने कि जैसे कि आपने अभी आप जानते होंगे कि गैस सिलेंडर खरीदते हो। अगर आप एक्स रुपीज़, मान लो 800 रुपये आप देते हो, 800 रुपये देते हो, तो उसमें से 300 350 रुपये के आसपास जो है आपका बैंक अकाउंट में आ जाता है, और 450 रुपये का उसका जो बेसिक फेयर होता है, तो ऐसा होता है। तो मतलब जो ये जो 350 रुपये का जो ये चीज़ आपको जो रिवर्स होकर के आपके अकाउंट में मिला, ये एक तरह का सब्सिडीज ही है। तो एक ये तरीका हो गया सब्सिडीज का। एक होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? कुछ समय से ये चीज न्यूज में इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, डबलिंग द फार्मर्स इनकम, किसानों की आय को डबल करने का जो लक्ष्य रखा है, उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सरकार ने कहा कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अच्छा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है? केंद्र सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाता है। और उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे केन हो गया, मतलब जो ईख, ऊख जो होता है, और इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सिंचाई हो गया। तो इसमें जो सब्सिडीज जो दी जाती है, ये स्टेट गवर्नमेंट देती है, डिसाइड करती है। हम बात कर रहे थे कि जो डबल करने की, इनका एग्रीकल्चर सेक्टर में जो किसानों की आय को डबल करने की बात थी, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। डब्ल्यूटीओ के कारण भी ये न्यूज़ में हमेशा रहता है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ हमेशा वो कहता है कि इंडिया जो है अपने इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा सब्सिडीज देता है, जो कि उसके बहुत सारे बॉक्सिफिकेशंस के कॉन्सेप्ट हैं कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज, रेड बॉक्स सब्सिडीज एंड वाइट बॉक्स सब्सिडीज। तो डब्ल्यूटीओ में हमेशा इस चीज़ का विरोध करता रहता है, भारत का करता रहता है, लेकिन फिर भी भारत इस चीज़ को दरकिनार करता रहता है। और हमारी इकोनॉमी का मैंने बताया ही आपको कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है सब्सिडीज में हम देते हैं। वेलफेयर, एक्चुअली हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें कहा ही गया है कि जो भारत के राज्य होंगे वह कल्याणकारी राज्य होंगे, मतलब लोगों के कल्याण में काम करेंगे। तो हम लोगों को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने के बजाय हम उनको इकोनॉमिक सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था देखिए कब तक चलती रहती है, हालांकि हमको एक अल्टरनेट व्यवस्था तो लाना ही पड़ेगा। अच्छा, जो हम सब्सिडीज देते हैं वो दो तरीके से देते हैं, या तो डायरेक्ट तौर पे देते हैं या इनडायरेक्टली देते हैं। अच्छा, डायरेक्ट तौर पे कैसे देते हैं? सरकार ने सीधे जिसको देना है उसको दे दिया, ठीक है। और दूसरा है इनडायरेक्ट, जो थर्ड पर्सन के थ्रू उसको मिला। जैसे कि डायरेक्ट की पहले बात कर लेते हैं। डायरेक्ट में जैसे है कि कृषि उत्पाद जो हो गए, मान लीजिए कि आप गेहूं खरीद रहे हो, तो सरकार ने सीधे आपको कम रेट पर में उपलब्ध करा दिया। मैं आपकी, यानी कि मैं कहने का बात है, जो उस गरीबी रेखा में आ रहे हैं लोग, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जिनको मिल रहा है, कम रेट पे मिल रहा है, तो उनको डायरेक्टली सरकार ने सीधे डायरेक्टली उनको अप्रोच करके और वो सस्ते रेट पे उनको उपलब्ध करा दिया। इनडायरेक्टली तौर पर देखें तो उर्वरकों की तरफ, उर्वरक हो गए या फिर मशीनों में सब्सिडीज दे करके, है ना। तो ये दिया किसी को, फायदा किसी को मिला, तो ये इनडायरेक्टली फायदा जो है मिल रहा है। तो दो तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों तरीके से सब्सिडीज का फायदा उठाया जाता है। सिंचाई पे, जैसे बिजली के टैक्सेस, आप दिल्ली में देख लीजिए कि टैक्सेस कितने कम है बिजली पे, इवन 200 यूनिट तक की बिजली माफ कर दिए गए, सब्सिडीज है ये। सिंचाई पे टैक्सेस बहुत कम है, सब्सिडीज दी जाती है सरकार के द्वारा। उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, 1100 के बोरे जो होते हैं, जो मिलते हैं, पैकेट्स होते हैं उसके, वो 400 रुपये में मिल जाते हैं। तो उतना जो जो
एक्स जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है। और जब तक इस चीज़ को हम ओवरकम नहीं करेंगे, हम डेवलपिंग नेशन ही रह जाएंगे, क्योंकि हम एक अल्टरनेटिव मेजर्स लाना पड़ेगा। हम किसी को चीज़ें परोसते जा रहे हैं, हम जब तक उस व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे तब तक ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने वाली नहीं है। अच्छा, बॉक्सिफिकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बात किया था। इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में देखी जाती है कि डब्ल्यूटीओ जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसने कुछ मेजर्स बनाए हैं, उस हिसाब से सब्सिडीज दी जाती है। अच्छा, भारत का हमेशा विरोध रहता है इस बात पे, डब्ल्यूटीओ में हमेशा भारत का विरोध किया जाता है, लेकिन भारत का कहना अपने तरफ से ये रहता है कि हम एक विकासशील राष्ट्र हैं। विकासशील राष्ट्र में जो ज़्यादातर लोग जो हैं, डेवलपिंग नेशन है, वैसे भी हमारे देश में 68% के आसपास आबादी जो है ग्रामीण इलाकों में बसती है, ठीक है। और ग्रामीण इलाकों में बसती है और उसमें खेती बाड़ी के कार्यों में लगी होती है, इसलिए हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मतलब अगर हम 100% सब्सिडीज दे रहे हैं अपने देश में, तो 80% जो सब्सिडीज हम दे रहे हैं वो इसी सेक्टर में दे रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में दे रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जाता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और दुनिया भर की चीज़ों में जाता है, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ में भारत का ये विरोध रहता है कि जो यूएसए है वो टेक्निकलिटीज का मैनिपुलेशन करते हुए हर चीज़ों को ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज के तौर पर वो कर लेता। अब ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज को जान लीजिए पहले, तो उसके बाद ये बात समझ में आएगी कि भारत कहना क्या चाहता है यूएसए को लेकर के। ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज का मतलब ये होता है ऐसी सब्सिडीज जो प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाए, प्रोडक्शन को या तो बहुत न्यूनतम, एकदम न्यूनतम बढ़ाए, बहुत माइन्यूट सा बढ़ाए, या प्रोडक्शन ना बढ़े जिस सब्सिडी के कारण, वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज है। जैसे कि अब खेती में जैसे कोई किसी किसान ने कुछ अपना खेती में पौधे लगाए, उत्पादन किया, और उत्पादन की प्रक्रिया में कीड़े पड़ गए, तो कीड़े जो पड़ गए उसके लिए दवाई का छिड़काव के लिए जो सब्सिडीज हो गई, है ना। तो ऐसे तरीके की जो सब्सिडीज होती हैं, या घास वास जो उखाड़ दी जाती है, ऐसे तरीके की सब्सिडीज जो उसके प्रोडक्शन को डायरेक्टली तो नहीं इनहेंस कर रहा है, लेकिन हो सकता है उसको थोड़ा फायदा उस चीज को मिल जाए, तो ऐसी जो सब्सिडीज होंगी ना, ये ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज होती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई विरोध नहीं होता है ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, और यूएसए इसी टेक्निकलिटीज का यूज करके हर अपनी जितनी भी सब्सिडीज को देता है वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज के अंदर ला देता है। और ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज में कोई सीमा नहीं है कि कितनी सब्सिडीज दी जा सके, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्बर बॉक्स सब्सिडीज के बारे में। एम्बर बॉक्स सब्सिडीज का सिंपल से ये मतलब है कि ये सीमा निर्धारित करती है, एक लिमिटेशन लगाती है। क्यों? क्योंकि इसके कारण प्रोडक्शन इनहेंस कर जाता है, और अगर इनहेंस होता है तो ट्रेड सिस्टम में, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। लोग देखेंगे, मतलब एक दूसरे को हमेशा वॉच करते रहते हैं कंट्रीज की, कितना ज़्यादा जो है दूसरी कंट्रीज जो है अपने इस सेक्टर में कितना ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है। ऐसे कोई कंट्री चाहे तो पूरा अपना बहुत बड़ा हिस्सा जो है सब्सिडीज में दे करके अपने प्रोडक्शन को, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान दी जाती है। सर डब्ल्यूटीओ इस पे लिमिटेशन लगा रखा है, तो एम्बर बॉक्स सब्सिडीज में एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन से ज़्यादा हम सब्सिडीज नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एम्बर बॉक्स सब्सिडीज। अच्छा, जिस लेवल तक हम सब्सिडीज दे सकते हैं उसे वाइट बॉक्स सब्सिडी कहते हैं, और जिस लेवल के ऊपर की अनुमति नहीं दी गई है उसे हम रेड बॉक्स सब्सिडी कहते हैं, ठीक है। और एम्बर बॉक्स सब्सिडीज को तो मैंने बता दिया कि एक लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गई एम्बर बॉक्स सब्सिडी का वह भाग जो अनुमति प्राप्त होता है, इसे व्हाइट बॉक्स सब्सिडी कहते हैं, ठीक है। और एम्बर बॉक्स सब्सिडी से जो ऊपर देते हैं हम सब्सिडी, उसको हम रेड बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी एक लेवल हो गया, थ्रेशोल्ड लेवल हो गया, उसके नीचे जो है हमारी जो मतलब लेवल, उसके नीचे लिमिटेशन जो है वो व्हाइट बॉक्स सब्सिडीज है, और उसके ऊपर जो है हमारी वो है आपकी रेड बॉक्स सब्सिडीज। तो ये बॉक्सिफिकेशन का डब्ल्यूटीओ कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। और सब्सिडीज के कारण हमारे देश में जो फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमें इस चीज़ को ओवरकम करना चाहिए। मैंने आपको बताया ही कि हमारे सब्सिडीज का लगभग 80% हिस्सा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया जाता है, ठीक है। और सब्सिडीज के कारण कई तरीके के घाटे भी हैं, जैसे कि घाटे में बताऊं कि हमारे जो
उत्तर भारत में प्रोडक्शन जो होता है गेहूं और चावल को बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है इस पर बहुत ज़्यादा मतलब देती है, सब्सिडीज देती है। इसके कारण क्या हुआ, दाल, दलहन, तिलहन ऐसे टाइप की जो चीज़ें हैं उसका प्रोडक्शन लोग कम करने लगे, तो पोषण का जो न्यूट्रिशन लेवल जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज होता है। इसलिए ज़्यादा प्रोडक्शन ये लोग करते हैं, क्योंकि सरकार इस पे गेहूं और चावल पे आराम से एमएसपी जो है सरकार डिसाइड करती है और इनको आराम से खरीद लेते हैं। तो इनको आसानी रहती है इन पौधों को उगाने में, गेहूं और चावल का उत्पादन करने में, बजाय दलहन तिलहन के। लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि आसानी से सरकार खरीद फरोख्त हो जाती है और इसलिए आसानी पड़ती है। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल गैप क्रिएट हो जाता है जितनी ज़रूरत है। और सबसे बड़ी जो लॉस होती है वो तो लैंड को होती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जो ये गेहूं और चावल का उत्पादन किया जाता है, इसके कारण बहुत ज़्यादा जो हमारा वाटर लेवल जो है वो भी बहुत कम हो रहा है। 2010 के आसपास का डेटा है कि उस समय तकरीबन 2010 के ही आसपास का शायद डेटा था कि उस समय प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को 3,000 से 4,000 लीटर क्यूबिक लीटर पानी अवेलेबल था। लेकिन अभी का लेटेस्ट जो डेटा है उसमें कहा जाता है कि 1,000 क्यूबिक लीटर जो है वो वाटर अवेलेबल है पर पर्सन के लिए। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिग्रेडेशन हुआ है वाटर लेवल में। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और मिक्स कल्टीवेशन करना चाहिए हमें, ठीक है? क्योंकि खेतों की उर्वरता को भी ध्यान में हमें रखना चाहिए। फर्टिलाइजर का इतना ज़्यादा यूज़ ना करें हम कि खेतों में, फील्ड्स में जो उसकी जो कैपेबिलिटी है उसके साथ डिग्रेडेशन होने लगे और बंजर डिफॉरेस्टेशन जैसे चीज़ें जो हैं, डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन चीज़ें जैसी चीज़ें होने लगे, ठीक है? और मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ जो दी जाती है सब्सिडीज़ वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर में भी किस में दी जाती है, तो वो फर्टिलाइजर में दी जाती है। फिर इलेक्ट्रिसिटीज़ में दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी दी जाती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? इस चीज़ को बताया। हाँ, ये चीज़ है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में अगर पावर्स की जो सब्सिडी होती है, मतलब पावर सब्सिडी, जैसे ट्यूबवेल वगैरह चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जो ट्यूबवेल्स वगैरह चलती हैं, तो उसमें अगर हम 10% का सब्सिडी इंक्रीमेंट करते हैं तो हमारा वाटर लेवल जो है 6 to 7% डिक्रीज कर जाता है। लैंड में लेवल जो है उसका उसका जो इंक्रीमेंट हो जाता है और ज़्यादा, 6 से 7% और ज़्यादा उसका यूज़ करना चालू कर देते हैं। लैंड सरफेस से उसकी जो वाटर की लेवल है वो घटती चली जाती है, ठीक है? और वर्ल्ड बैंक का रिसर्च भी है कि मतलब भारत जो है वो चीन के बाद दूसरा ऐसा देश है जहाँ पे पानी का इतना बड़ा मतलब किल्लत हो गई है। और 2030 तक तो ऐसी स्थिति आने वाली है कि भारत के 40 से ज़्यादा बड़े शहर जो हैं वो वाटर क्राइसिस को फेस करेंगे। तो हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए। रोजगार एक अलग चीज़ है, उत्पादन प्रोडक्शन एक अलग चीज़ है, लेकिन पानी नहीं रहेगा तो उत्पादन नहीं किया जा सकेगा, ठीक है? भारत में लगभग 61% जो लैंड है उसका हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, फील्ड में जनरेशन के लिए, जो जो हम उगाते हैं पौधों को उगाने के लिए। और मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत विश्व में दूसरा ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। एक 157 मिलियन हेक्टेयर्स जो लैंड है उस पर हम उत्पादन करते हैं, और उसके बावजूद भी लैंड हंगरी कंट्री कहा जाता है। तो सोचने वाली बात है। और वीएम दांडेकर ने कहा है कि एग्रीकल्चर इज द बस स्टॉप ऑफ द पुअर्स। तो ये हालात है कि मतलब एग्रीकल्चर को हमें पुअर के सापेक्ष लेके चल रहे हैं, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच।